लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बेसिक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो उसको जिंदा रखने में मदद करती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सूडोपोडिया क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसको मूवमेंट करने में, फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेना, सांस छोड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में इधर से उधर क्या करती है? ट्रैवल करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, CO2 का, वेस्ट का, हार्मोन्स का। ऐसी ब्लड वेसल जो कि क्या करती है? हार्ट से उठा के ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना, एंड बच्चों का काम क्या है? टीचर्स की बातों को भूल जाना। टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे फिर से भूल जाते हैं। टीचर्स फिर से पढ़ाते हैं, बच्चे फिर से भूल जाते हैं। अब इस भूलने की बीमारी का देखो एक ही इलाज है, टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करना। अगर हम बात करें क्लास 10th के साइंस की, तो उसमें बायोलॉजी का जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स, एंड उस 30 मार्क्स की बायोलॉजी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। चैप्टर लाइफ प्रोसेस की वेटेज 7 से 8 मार्क्स की है। आपके बोर्ड के पेपर में 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से आएंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं हम भूल जाते हैं। नो प्रॉब्लम, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे बेटा यहाँ पे। एंड आज मैं समृद्धि आ गई हूँ चैप्टर लाइफ प्रोसेस के रिवीजन कराने के लिए। तो भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा है माइंड मैप। अब माइंड मैप का मतलब क्या है? राइट, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में एक तरीके से एक मैपिंग कर लेना कॉन्सेप्ट्स की, कि भाई इस चैप्टर में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, वहां पे क्या एग्जाम्पल्स थे, क्या डायग्राम्स थे। तो फटाफट से उन सारी चीजों को हम रिकॉल करेंगे, रिविजिट करेंगे, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। And disclaimer before you start watching this video, it is very important बेटा कि आपने इस लेक्चर को देखने से पहले इसकी डिटेल स्टडी करी हुई होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा चैप्टर डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि मैम आजकल फुल एनर्जी के साथ क्या होंगी? रैपर एनर्जी में रहेंगी मैम। फटाफट जैसे रैपर्स बोलते हैं ना गानों में, वैसे मैम फटाफट पढ़ाने वाली हैं, आपको रिवाइज करने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे हो। स्टार्ट करें भाई? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज लाइफ प्रोसेस की क्या कर देंगे? रिवीजन खत्म कर देंगे हम, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो भाई हमको ये मतलब पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? भाई ह्यूमन बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ बेसिक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो उसको जिंदा रखने में मदद करती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही हैं, डाइजेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस गोइंग ऑन, बट कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनकी वजह से हम क्या रह पाते हैं? हम जिंदा रह पाते हैं, हम सरवाइव कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं। ऐसी बेसिक एंड एसेंशियल प्रोसेसेस, एसेंशियल का मतलब जरूरी, ऐसी प्रोसेसेस अगर वो नहीं होंगी तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रखती हैं, ऐसी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हमको क्या करना है भाई? हमको इस चैप्टर में 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है। पहली है न्यूट्रिशन, दूसरी है रेस्पिरेशन, तीसरी है ट्रांसपोर्टेशन एंड चौथी है एक्सक्रीशन। तो आज हम इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई बड़ा सा एलिफेंट हो, चाहे कोई बड़ा सा ट्री हो, छोटी सी फिश हो, कोई छोटी सी इंसेक्ट, कोई बटरफ्लाई हो, या फिर एक सिंगल सेल अमीबा हो, या फिर एक बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एल्गी हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी डिजाइन कि वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है ये प्रोसेसेस करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं अमीबा का, तो इस सिंगल सेल से ही, इस सिंगल सेल के अंदर ही न्यूट्रिशन भी हो जाता है,
रेस्पिरेशन भी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है और एक्सक्रीशन भी हो जाता है। इट टोटली डिपेंड्स कि उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन क्या है, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस होती हैं। चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? न्यूट्रिशन के साथ। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूट्रिशन का मतलब पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को ऑब्टेन करता है, खाने को डिराइव करता है, एंड उस फूड को कि वो कैसे यूटिलाइज करता है वो कहलाता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से एक वर्ड और दिमाग में आता है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन अलग है बेटा। हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सो ऑन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिशन मतलब वो प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं भाई, अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में है, जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट की मदद से क्या होता है, याद करो, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। तो प्लांट्स किसी को नहीं खाते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एंड इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में खाना खुद बना रहा है ऑर्गेनिज्म, बट वो खाना खुद बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है? अगर वो खाना खुद बनाने के लिए लाइट यूज कर रहा है, अगर वो खाना खुद बनाने के लिए लाइट को यूज कर रहा है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करके वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है। सबसे क्लासिकल, सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बट इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स के अलावा भी, राइट? एंड वो क्या करते हैं? वो दूसरा मैकेनिज्म यूज करते हैं, वो करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? कीमो मतलब केमिकल। वो क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, वो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। देखो बेटा, कोई भी एक्टिविटी है, हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी है, कुछ भी हो रहा है, हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो वैसे बेटा खाना बनाना भी क्या है? एक एक्टिविटी है। तो उस खाना बनाने की एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूज करके क्या करते हैं? वो खाना बनाते हैं। यहाँ पे केमिकल एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज आ जाएंगे, जैसे कि हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ये जो है 3 तरीके का हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है? खाने को अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, खाने को खाता है एंड अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करता है, राइट? तो इसमें होता क्या है? होलो मतलब होल, पूरा का पूरा फूड अपनी बॉडी के अंदर ले गया और अंदर ले जाने के बाद उसको अपनी बॉडी में तोड़ रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ह्यूमन बीइंग हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जितने भी एनिमल्स हम पढ़ते हैं, हर्बीवोर्स, जितने भी हर्बीवोर्स हैं, जितने भी कार्निवोर्स हैं, जितने भी ओमनिवोर्स हैं, वो सबके सब होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। यानी कि सारे एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। उसके बाद हमारे पास है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। इस न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि वो सड़ी हुई मरी हुई चीजों के ऊपर एक्ट करता है। एंड ये डिफरेंट और क्या है इसमें डिफरेंट ये है कि हम क्या करते हैं? खाने को पहले खाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ये उल्टा करते हैं, ये पहले खाने को तोड़ते हैं, इनके बॉडी में से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उसकी मदद से फूड को तोड़ते हैं। जब फूड छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है तो फिर ये उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आ जाता है हमारे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे फंजाई आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं वो सबके सब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। अ वेरी गुड एग्जांपल इज ब्रेड मोल्ड, अ वेरी गुड एग्जांपल इज मशरूम,
राइट। चलिए उसके अलावा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बेटा पैरासाइट्स आपने अगर सुना होगा तो पैरासाइट्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इसमें होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऊपर या उसके अंदर चला जाता है एंड उनको मारे बिना उनसे न्यूट्रिशन क्या करता रहता है, डिराइव करता रहता है। तो हमारे पास लीच है, टेपवर्म है, वी हैव कस्क्यू टाइप प्लांट है, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन, राइट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यानी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। भाई जो प्लांट्स होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फोटो मतलब लाइट, तो वो क्या करते हैं बेटा, लाइट, फोटो मतलब लाइट को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, राइट। फोटो मतलब लाइट, सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस करना, बनाना, खाना बनाना। तो प्लांट्स क्या करते हैं भाई, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करके। आज हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स को चार चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली होती है लाइट, जो कि ऑब्वियसली प्लांट्स को सन से मिल जाती है। दूसरी होती है क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये प्लांट के लीफ के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वाटर प्लांट्स को सॉइल से मिल जाता है, सॉइल से रूट्स की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज द लास्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें मिल गई हैं, अब क्या होगा, अब होगा रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में होता क्या है बेटा, प्लांट CO2 एंड वाटर इनको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, जो हमारा सन है, सन से क्या आ रही है, सन से आ रही है सनलाइट। सन से क्या आ रही है भाई, सन से आ रही है सनलाइट, ठीक है। तो सन से सनलाइट आती है एंड ये सनलाइट जब आती है हमारे वाटर के ऊपर, जब ये सनलाइट आती है हमारे वाटर के ऊपर, तो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पे लाइट की वजह से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, पानी का टूटना। तो यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे प्लांट से बाहर निकल जाएगी, लीफ से बाहर निकल जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, जो हम ब्रीदिंग के लिए यूज करेंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हुआ था एंड यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हुआ था, राइट। ऑक्सीजन बाहर निकल गया वेस्ट प्रोडक्ट की तरह। अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये जाके इस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन एंड जब CO2 रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट बनता है यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जिसको हम C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब बेटा ये फूड बन गया है, लेटर ऑन प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, इस कार्बोहाइड्रेट को, इस ग्लूकोज को वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो अगर कोई पूछे कि भाई क्या करते हैं प्लांट्स, किस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, तो बेटा वो स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी में जाके ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया हमारा, एंड हमारा ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकला, एंड हमारा ये वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलता है। क्लोरोफिल लाइट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन क्या है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे बेटा स्क्रीन पे जितनी भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही हैं आज, ये सभी क्या है बेटा, सभी की सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टार लगा लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब पेपर में क्या होता है भाई, कई बार मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है, स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो सबसे पहले क्या होता है भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को, सनलाइट को या लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो लाइट एनर्जी आई है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। केमिकल एनर्जी का मतलब यहाँ पे है ATP, यानी कि जो लाइट एनर्जी आई है वो यूज होती है ATP बनाने के लिए। साथ साथ लाइट की मदद से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करा जाता है, तोड़ा जाता है, फोटोलिसिस होती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है, जैसे कि अभी हमने देखा। ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकला एंड हाइड्रोजन CO2 के साथ जाकर रिएक्ट किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या बना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बना। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पे देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहे थे तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे। जब CO2 बाहर जा रही थी, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे जिनका नाम है स्टोमेटा।
व्हाट इज स्टोमेटा? हमारी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस पे, हमारी लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं? छोटे 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 टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है जितना भी पानी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलता है, वो इन छोटे छोटे पोर्स में से निकलता है जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसके अलावा बेटा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है एंड हमारे प्लांट को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वो इन स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर से अंदर एंटर होती है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई एंड ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकला है, इन छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है। तो ये हमारा जो स्टोमेटा है, ये ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में इन्वॉल्व है। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस करने के टाइम पे, रेस्पिरेशन करने के टाइम पे प्लांट्स को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करनी है वो किसकी मदद से करते हैं भाई? वो ये करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो बेटा ये जो आपको छेद दिख रहा है, ये जो टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब इस स्टोमेटल पोर की प्रोटेक्शन करने के लिए, गार्ड करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं भाई? देखो ये किडनी बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। किडनी बीन मतलब राजमा जैसी शेप के सेल्स होते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। एंड यही गार्ड सेल्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। याद रखेंगे बेटा, जैसे ही हमारे गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो हमारे गार्ड सेल्स फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर कब ओपन होते हैं? जब हमारे क्या है? जब हमारे गार्ड सेल क्या है? जब हमारे गार्ड सेल स्वेल्ड है। ठीक है, एंड जब जैसे ही हमारे गार्ड सेल्स में से पानी निकल के बाहर चला जाता है तो क्या होता है बेटा? गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक हो गए, पानी बाहर चला गया, श्रिंक हो गए एंड हमारा स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो जब स्टोमेटा खुला है तो ये दोनों प्रोसेसेस होती हैं, जब हमारा स्टोमेटा बंद है तो ये दोनों प्रोसेसेस इतने अच्छे से नहीं हो पाती। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस टू स्टार्ट विद द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं बेटा तो याद रखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं, जैसे कि अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एंड एट द सेम टाइम हमारे बहुत सारे एनिमल्स, मैक्सिमम एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं। जब किसी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं बेटा, वहां पे कुछ कॉमन एंड बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे कि इंजेशन का मतलब होता है खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाना। यानी कि मैं बोल रही हूं, मैं खाना खा रही हूं तो मैं ये बोल सकती हूँ मैं इंजेक्शन कर रही हूँ। खाना बॉडी के अंदर गया, देन आई विल से कि अब डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक करना। तो बड़े साइज के पार्टिकल को छोटे साइज के पार्टिकल में तोड़ना, कन्वर्ट करना हम बोलते हैं डाइजेशन। खाना डाइजेस्ट हो गया, अब खाने को एब्जॉर्ब करना है। खाने को सिर्फ खाने के लिए नहीं खाया था, खाने को अपनी बॉडी की जरूरत पूरा करने के लिए खाया था। तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इस फूड को ब्लड के अंदर डाल देगी, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब खाना क्या होगा बेटा? ब्लड की मदद से हमारे सारे सेल्स तक पहुंचेगा एंड हमारे सेल्स क्या करेंगे? इस फूड को यूज करेंगे एनर्जी बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, अपने पुराने टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। तो अब जब हमारी बॉडी डाइजेस्टेड फूड को अपने पर्पस फुलफिल करने के लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज करेगी तो हम बोलेंगे कि भाई एसिमिलेशन हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद कुछ तो बहुत सारा फूड ऐसा होगा जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, जो हमारी बॉडी ना ही एब्जॉर्ब कर पाई, तो हमारी बॉडी कहेगी इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकालो, है ना, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब बेटा हम अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं इजेशन। तो अब से कोई ये नहीं बोलेगा कि हम जा रहे हैं मम्मा फ्रेश होने, अब हम बोलेंगे हम जा रहे हैं इजेशन करने। समझ गए? मॉर्निंग बिजनेस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले बात कर लेते हैं अमीबा के अंदर हो रहे होलोजोइक न्यूट्रिशन की। हमारा बेटा 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इसमें से पूछा जा चुका है। पिछले साल ही अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, अमीबा अपने सूडोपोडिया की मदद से, सूडोपोडिया क्या होते हैं बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसको मूवमेंट करने में, फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं। तो अमीबा क्या करता है बेटा? सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करता है। फूड को कैप्चर किया, धीरे 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 फूड को क्या किया? अपनी बॉडी के अंदर ले आया।
फूड बॉडी के अंदर आया। अब यहाँ पे क्या होता है, फूड वैक्यूल बनता है। एक वैक्यूल एक वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहां पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस फूड को डाइजेस्ट करने में, फूड को तोड़ने में मदद करते हैं। तो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। अब जो खाना डाइजेस्ट हो गया है एंड जो काम का है वो क्या होगा बेटा, इस फूड वैक्यूल में से निकल के हमारे अमीबा के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अमीबा के साइटोप्लाज्म में ये फूड अमीबा अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बाकी एक्टिविटीज को करने के लिए यूज करेगा। तो एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा ये क्या होता है, वैक्यूल, फूड वैक्यूल में से निकल के जब साइटोप्लाज्म में आता है तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से आता है, ठीक है। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया फूड वैक्यूल में, अमीबा क्या करता है, उसको सरफेस के बाहर निकाल देता है, यानी कि उसको धीरे धीरे करके क्या करता है, अपने सेल से बाहर एक्सपेल कर देता है, बाहर निकाल देता है, यानी कि इजेशन की प्रोसेस करता है। बट हम अमीबा नहीं है, हम एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर ढेर सारे टिश्यूज, ढेर सारे ऑर्गन्स एंड ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम है। एंड उसमें से एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस को करने में मदद करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी दो चीजें होती हैं। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरे हैं हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक बहुत ही बड़ी सी, बहुत ही लंबी सी एक हॉलो ट्यूब है, एक बहुत ही बड़ी सी क्या है, एक हॉलो ट्यूब है, खोखली ट्यूब है, जो कि शुरू होती है माउथ से एंड खत्म होती है एनस पे। माउथ से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, अब ये डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एसिमिलेट होगा एंड जो भी खाना डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हमारी बॉडी उसको बाहर निकाल देगी एनस के थ्रू। अब यहां से लेके यहां तक इसके बीच में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये हमको पढ़ना है, समझना है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। बट इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को मदद करते हैं फूड के डाइजेशन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले माउथ है। माउथ को हम ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ से फूड हमारा ईसोफेगस फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक में जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन फाइनली एनस के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब ये होता कैसे है हमको ये समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे लगते हैं हमारे सीबीएसई वालों को, ठीक है, वो जरूर पूछते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो कैसे रही है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले माउथ है हमारा, है ना, माउथ बकल कैविटी, इससे हम खाना खाते हैं। माउथ में क्या है बेटा, टीथ है, टंग है, सलाइवा है। टीथ से क्या करते हैं हम, टीथ से मैस्टिकेशन करते हैं फूड की, ठीक है। मैस्टिकेशन फूड मतलब खाने को चबाना, खाने को चबाते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा टंग है, टंग पे हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम खाने को टेस्ट करते हैं, खाने को टेस्ट करते हैं। उसके अलावा टंग क्या करती है बेटा, हमारे जो हमारे माउथ में सलाइवा है उसको फूड के साथ मिक्स करने में मदद करती है। सलाइवा क्या है भाई, सलाइवा हमारे माउथ के अंदर क्या है बेटा, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं एंड ये यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से फ्लूइड निकलता है, इसको हम बोलते हैं ना टेस्टी खाना देख के पानी आ गया मुंह में, तो बेटा वो पानी क्या है, दैट इज सलाइवा, ठीक है। उस सलाइवा के अंदर क्या है, उस सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो हमारा जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करता है, हमारे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा फूड कहाँ चला जाता है, फिर हमारा फूड चला जाता है ईसोफेगस के अंदर, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रही है, जो कि क्या कर रही है, हमारे फूड को नीचे की तरफ पुश कर रही है, स्टमक में भेज देती हैं, राइट। तो ये स्टमक में चला गया फूड। अब स्टमक क्या है, स्टमक एक जे शेप्ड का ऑर्गन है जहां पे क्या होती है, हमारे फूड की डाइजेशन होती है। अब यहाँ पे होता क्या है भाई, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीजें होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। बट पेप्सिन की क्या है, पेप्सिन की एक शर्त है कि मैं तभी करूंगा प्रोटीन के डाइजेशन जब मुझे एसिडिक मीडियम मिलेगा, जब मुझे एसिडिक पीएच मिलेगा। तो उसको एसिडिक पीएच प्रोवाइड करने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम या एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है। तो हमारे स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग
हार्म ना हो HCl से, इसी का जुगाड़ भी है भाई म्यूकस है हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कि क्या करता है, हमारे स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा खाना चला जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जैसे ही खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फ्रेंड्स आते हैं भागते हुए, बोलते हैं भाई हम तेरी मदद करना चाहते हैं, हम तेरे को मदद करना चाहते हैं फूड की डाइजेशन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है भाई चलो कर दो थोड़ी सी मदद। तो फिर बाइल हमारा लिवर क्या कहता है, लिवर बाइल जूस बनाता है, एंड इस बाइल जूस को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। ये बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो कि हमारे जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको क्या करता है, उनको छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। छोटे से एक बड़े से फैट ग्लोब्यूल को तोड़ के छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये कौन करता है, बाइल जूस। कौन बनाता है, लिवर। ठीक है, तो लिवर अपना बाइल जूस बना के भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अगर ये बाइल जूस थोड़ा एक्स्ट्रा बनता है तो भाई ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। इसका एक और फ्रेंड है पेनक्रिया कहता है भाई मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है भाई ठीक है तू भी कर दे। तो पेनक्रिया क्या कहता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस बना के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पेनक्रियाटिक जूस फूड के डाइजेशन में मदद करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में मदद करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट्स, जो ये फैट्स टूट गए हैं इनको और फर्दर ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। अब इसके बाद जो बची कुची कसर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है थैंक यू सो मच लिवर एंड पेनक्रिया फॉर योर हेल्प। अब मैं क्या करता हूं, मैं फाइनल डाइजेशन कर देता हूं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं बेटा, फाइनल डाइजेशन करते हैं फूड का। अब इसमें होता क्या है बेटा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे ग्लूकोज में, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स में, और जितने भी फैट्स होते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। तो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो गया है। अब क्या करना है, खाने को एब्जॉर्ब करना है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विलाय, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। हमारा फूड एब्जॉर्ब होने पे हमारे ब्लड में चला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में विलाय मदद करते हैं। अब जो भी खाना डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो भी वाटर था वो वहां एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिरी में और एनएस से पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, जहां पे क्या होता है बेटा, हमारा वेस्ट, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है बेटा, वो वहां पे स्टोर रहता है। ठीक है, एंड जब हमको लगता है कि अब हम इसको बाहर निकाल देना चाहिए तो हम एनएस, इस ओपनिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, इजेशन कर देते हैं, इस फूड को हम बाहर निकाल देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई, इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट हो गया है कंप्लीट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब 2 प्रोसेसेस होती हैं जिनको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो भाई सबसे पहली बात, ये दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं बट बहुत ही इंटर रिलेटेड प्रोसेस है। अलग अलग प्रोसेस है बट इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो भाई ये बात तो हम सभी को पता है, हम सब सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बट कभी सोचा है ये जो हमने ब्रीद इन करा, ये ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर गई, इसका होगा क्या, हमारी बॉडी क्या करेगी इसका? तो भाई देखो, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये हमारा सेल है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है भाई, ये हमारा सेल है। तो बेटा जब हम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर पहुंचती है। जब हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे लंग्स में पहुंची। लंग्स में कैसे पहुंची भाई, नोज में पहुंची है ना। इनहेल किया तो नोज में गई ऑक्सीजन, नोज से कहां गई बेटा, नोज से गई हमारे विंड पाइप में, विंड पाइप से गई हमारे लंग्स में, लंग्स में से ब्लड में, और ब्लड से फाइनली हमारे हर सेल तक की ऑक्सीजन पहुंचती है। अब ऑक्सीजन जैसे हमारे सेल्स तक पहुंचती है तो ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो था वो इसका वेट कर रहा होता है। ग्लूकोज को कहता है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब मैं तुम्हारी मदद से क्या होऊंगा, तुम्हारी मदद से मैं खुद को थोड़ा तोड़ लूंगा, एंड खुद को जब तोड़ लूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं CO2, वाटर एंड एनर्जी बनाऊंगा। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि
क्या होता है भाई, हमारे ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूं बेटा, हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, ऑक्सीजन करता है। एंड ये ऑक्सीजन हमें कब मिलती है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेना सांस छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन ये है बेटा, जब हमारे सेल के अंदर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं, जब हमारे सेल के अंदर हम फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो फूड को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एंड जब ये प्रोसेस होती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो वेस्ट बनेगा। एंड जब हम इस वेस्ट को, कौन सा वेस्ट, जैसे कि CO2 को बाहर निकालेंगे तो CO2 निकलेगी बेटा, हमारे ब्लड में जाएगी, ब्लड से लंग्स में जाएगी, लंग्स से नोज में जाएगी, नोज के थ्रू हम इसको एक्सहेल कर देंगे। तो आप ये बात समझ रहे हो बेटा, खाने को तोड़ने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कब मिलेगी, ब्रीदिंग से। खाने को तोड़ दिया, एनर्जी बना दी, वेस्ट बना, वेस्ट को बाहर निकालना है बॉडी से, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन क्या है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। तो अब डिफरेंस क्या है भाई, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना, एयर का इन एंड आउट करना। रेस्पिरेशन मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना। ये हमारे लंग्स में होती है, ये हमारे सेल्स के अंदर होती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, यहाँ पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी नहीं बनती, बट यहाँ पे एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, बट हर किसी का अपना अलग अलग तरीका है रेस्पिरेशन करने का, ठीक है। यहाँ पे भाई देखो स्टार देख रहे हो कितने लगा दिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, बट डिपेंडिंग अपॉन वो सिचुएशन क्या है, ठीक है, उस टाइम पे कंडीशन क्या है, रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन दो तरीके की हो सकती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाने की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रही, ऑक्सीजन वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है पाइरुवेट में। पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये रिएक्शन कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज को जब हम पाइरुवेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं हम। एंड ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, ये जो ग्लूकोज का हमने पाइरुवेट में कन्वर्ट किया, ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब पाइरुवेट जैसे ही देखता है कि अच्छा जी सेल के अंदर ऑक्सीजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये पाइरुवेट क्या होता है, ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रॉपर पाथवे है, ठीक है, समझ आया। तो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ साइटोप्लाज्म में। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है तो ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा एंड फर्दर ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम बात करें ईस्ट की, जो कि एक यूनिसेल्युलर फंजाई है, एक सिंगल सेल से बना हुआ फंगस है, इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर भी एक स्टेप तो कॉमन है। इसके साइटोप्लाज्म में सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब पाइरुवेट देखता कि अरे यार यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो पाइरुवेट वहीं पड़ा रहता है। एंड वहीं पे पड़ा क्या होता है, इथेनॉल जो कि एक तरीके का अल्कोहल होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड एनर्जी तो बनती ही बनती है ATP की फॉर्म में, राइट। एंड एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है। जब हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में, जनरली जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जब हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जब कमी हो जाती है, ऑक्सीजन है बट कमी है, लैक है ऑक्सीजन का, तो उस केस में क्या होता है बेटा, हमारे स्केलेटल मसल्स के सेल के अंदर होता क्या है बेटा, सबसे पहले तो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब पाइरुवेट देखता है ऑक्सीजन तो है ही नहीं यार जितनी चाहिए, अब क्या करे, पाइरुवेट कहता है ठीक है भाई साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता हूं एंड वहीं पे पड़ा क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बनता है एंड लैक्टिक एसिड अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो ये हमारे मसल सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा एंड इसकी वजह से क्रैम्प्स होंगे, पेन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड देखो बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एंड अगर फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है तो हम उसको बोल देंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि ईस्ट में देखने को मिल रही है। एंड अगर उस फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम बोल देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि ह्यूमन बॉडी के स्केलेटल मसल्स के सेल में देखने को मिल रही है।
पेपर में कई बार एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन को करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ये कहां हो रही है बेटा, इसका एक स्टेप साइटोप्लाज्म में, दूसरा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इसमें इन्वॉल्व है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए बेटा हमें किसी और ऑर्गेनेली की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी प्रोसेस कहां हो जाती है बेटा, साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े हो जाती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी भी ज्यादा बनते हैं। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरे तरीके से नहीं टूट पा रहा, जिसकी वजह से क्या है बेटा, एनर्जी का फॉर्मेशन भी कम होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम बनती है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है बेटा, आखिरी में CO2, वाटर एंड एनर्जी तो देखो है ही। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ईस्ट की अगर बात करें तो वहां इथेनॉल बनता है, एंड अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी किसकी, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन की। तो भाई जब हम सांस लिया, जब ऑक्सीजन की हमने बात करी, तो ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स क्या है भाई, ये जो दो छेद हैं, ये जो दो छेद हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के अंदर ये जो खाली जगह है, जहाँ पे तुम उंगली डालते हो, खाली जगह है, उसको हम बोल देते हैं नेसल पैसेज, ठीक है। नेसल पैसेज के अंदर और खाली जगह है, फिर उसको बोलते हैं हम नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से फिर एयर, हमारी जो ऑक्सीजन है बेटा वो जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, कॉमन जगह है। तो जो भी आप सांस ले रहे हो, जो भी एयर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, या जो भी खाना आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, पहले वो फेरिंग्स में यहाँ पे पहुंचता है, एंड यहाँ जाके फिर वो डिसाइड करता है कि अच्छा जी मैं तो फूड हूं, मैं तो फूड पाइप में जाऊंगा, मैं तो एयर हूं, मैं तो विंड पाइप में जाऊंगा। तो दैट कॉमन पैसेज, दैट कॉमन एरिया इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एयर जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, हमारे विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेज का बॉक्स रखा है, जिसको हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें एयर जाती है, इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, ठीक है। लैरिंग्स में जाती है ऑक्सीजन, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप से हमारे विंड पाइप डिवाइड हो जाता है दो पाइप्स के अंदर, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई से एयर जाती है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होती है, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। उनके आखिरी में क्या होते हैं, उनके आखिरी में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि हमको क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, टू बी वेरी प्रिसाइज। वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं साइड में, ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे साइड में। तो जो भी एयर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो भी एयर हमारे एल्वियोलाई के अंदर पहुंची, उसको हम एल्वियोलर एयर बोलते हैं। उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन यहां से एल्वियोलाई से कहां जाती है, ब्लड में जाती है। ब्लड के अंदर जो भी CO2 होता है, वो ब्लड से निकल के एल्वियोलाई में आती है। तो ये वो मेन जगह है, ये वो मेन पॉइंट है हमारे लंग्स का, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्वियोला या फिर एल्वियोलर सैक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है। तो एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई ब्लड से निकल के, वापस ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर लंग्स में जाएगी, फिर ब्रोंकाई में, फिर ट्रेकिया में, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर नेसल कैविटी, नेसल पैसेज और नॉस्ट्रल से क्या होगा बेटा, ये बाहर निकल जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा रिपीट कर दूं, सबसे पहले जब हमने एयर इनहेल करी, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रल्स में, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के आखिरी में बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई बहुत ही पतले होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं, बलून जैसे होते हैं। जैसे इनके अंदर हवा भरती है, ये फूल जाते हैं। हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए, अब जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, और एक्सेल कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, जब हम इनहेल करते हैं तो यहाँ पे एक मसल होती है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। हमारे बिल्कुल लंग्स के नीचे, हमारे लंग्स एक मसल के ऊपर रखे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये डायफ्राम यहाँ पे, ये एक मसल है बेटा, डोम शेप की मसल होती है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जब हम डायफ्राम की बात करते हैं बेटा, तो जब हम इनहेल करें तो ये नीचे की तरफ जाती है और फ्लैट हो जाती है।
जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ वापस आ जाती है, दोबारा से डोम शेप्ड हो जाती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे रिब्स बाहर की तरफ जाते हैं एंड ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। देखो हमारे रिब्स ऊपर की तरफ गए, थोड़ा बाहर की तरफ गए, पर जब हम एक्सहेल कर देते हैं तो दोबारा से नीचे की तरफ आते हैं, दोबारा अंदर की तरफ आ जाते हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर हमारी नोज के थ्रू लंग्स में जाती है, बट एक्सहेलेशन में क्या होता है, लंग्स के थ्रू जो एयर आई है वो हमारे नोज के थ्रू बाहर जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और है, सुन लो। टॉपिक मतलब एक पॉइंट है बेटा, जब ऑक्सीजन हमारे यहाँ से ब्लड के अंदर चली गई तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन को कौन कर लेता है कैरी, इसको ट्रैप कर लेता है, इसको पकड़ लेता है कौन, इसको पकड़ लेता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक तरीके का क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मिलता है। इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हमारे लंग्स में से जो भी ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एंटर करती है, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये जो हेमोग्लोबिन है ये इसको कैरी करके हमारे सारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा सॉल्यूबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में इधर से उधर क्या करती है, ट्रैवल करती है। समझ आ गई बात। एंड अगर हम बात करें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ज्यादा पसंद है तो उसकी एफिनिटी उसके लिए ज्यादा होती है। Coming to the third life process, that is transportation. Transportation का क्या मतलब होता है भाई, देखो चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना। अब ये लाइफ प्रोसेस क्यों है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्यों है, अगर हम ऑक्सीजन को इधर से उधर नहीं पहुंचाएंगे तो ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचेगी, सेल तक नहीं पहुंचेगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो भाई काहे का कुछ कर पाओगे क्या। अभी मैं आपके सामने तो सब कुछ बोल पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एनर्जी। मुझे हर काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलती है, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से। दैट इज वाई रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन, भाई एनर्जी बनाने के लिए खाना चाहिए, तो खाना तो जरूरी है ना, तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस है। थर्ड लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन है। अब चीजों को इधर से उधर पहुंचाना बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे बेटा एनिमल्स के अंदर भी एंड प्लांट्स के अंदर भी। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड, हमारा वेस्कुलर सिस्टम या हम बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्लड, जो कि सब चीजों को कैरी करके लेके जाता है इधर से उधर। दूसरा है हमारी ब्लड वेसल्स, जिन ट्यूब्स के अंदर ये ब्लड बहता है। तीसरा है हमारा हार्ट, जो कि हमारा पंपिंग ऑर्गन है। सबसे पहले ब्लड की बात करते हैं। ब्लड क्या है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या करता है हमारी पूरी बॉडी में इधर से उधर घूमता रहता है। इधर से उधर जब ये घूमता है तो बहुत चीजों की ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड उसके अलावा ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से आ रहे बैक्टीरिया से, वायरस से, किसी भी पैथोजन से। नॉट ओनली दिस, जब हमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, हमारे खून आने लगते हैं, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग करके भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस हो जाएगा, तो उससे बचाने में भी तो मदद कर रहा है। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है भाई, हमारे ब्लड के अंदर है प्लाज्मा एंड हमारे ब्लड के अंदर है कुछ सेल्स। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे सारे सेल्स तैरते रहते हैं। प्लाज्मा इज मैक्सिमम व्हाट, इट इज मैक्सिमम 90 to 92% ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा फिब्रिनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गए, ये सब प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें हमारे सेल्स की, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है, हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स है एंड हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं भाई, सर्कुलर शेप के होते हैं, बाइकनकेव भी हो सकते हैं, डिस्क शेप के भी हो सकते हैं, एंड ये लाल होते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स काफी लार्ज होते हैं साइज में, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बट ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होता। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स बेसिकली छोटे सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं, मतलब बोल सकते हैं बड़े सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है, ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इसको थोड़ा और देख लेते हैं बेटा। प्लाज्मा क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है फूड का, CO2 का, वेस्ट का, हार्मोन्स का। रेड ब्लड सेल्स को हम इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स को हम
इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन को HB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस हेमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसके अंदर आयरन होता है इसीलिए रेड भी होता है। एंड ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। देन वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये कलरलेस होते हैं, इनका काम क्या है, एंटीबॉडी बनाना, कुछ प्रोटीन्स बना के पैथोजन को मारना। पैथोजन मतलब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो मेरी बॉडी के अंदर घुस के मुझे बीमारी कॉज करता है उसको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। उसके अलावा फिर प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हमें ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। और क्या है जी, हमारे सेकेंड चीज सर्कुलेटरी सिस्टम की, वो है हमारी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ब्लड वेसल्स है। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेन्स एंड तीसरी है कैपिलरीज। ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या करती हैं, हार्ट से उठा के ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। ऐसी ब्लड वेसल्स जो डिफरेंट पार्ट से ब्लड को उठा के लेके जाती हैं हार्ट की तरफ, उनको हम बोलते हैं वेन्स। एंड ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करती हैं, यानी कि ब्लड से सामान टिश्यूज में ले जाना, टिश्यूज से सामान ब्लड में ले आना, वो काम कैपिलरीज करती हैं। एक और बात याद रखेंगे बेटा, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन काफी ज्यादा होती है। वेन्स के अंदर जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द आर्टरीज। कैपिलरीज के अंदर बेटा क्या है, कैपिलरीज की एक बात याद रखेंगे, ये क्या है, ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स है एंड ये सिर्फ सिंगल सेल थिक होती है, यानी कि बहुत पतली होती है। आर्टरीज में बेटा लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी की क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी की है आयोटा। लार्जेस्ट वेन हमारी बॉडी की है वेना कवा। अगर हम बात करें बेटा एक ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, वो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो है पल्मोनरी वेन, याद रखोगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हार्ट। हार्ट अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट है वो क्या है, 4 चेम्बर्ड है, ठीक है। अपर 2 चेम्बर्स, जो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स, ऊपर वाले कमरों को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले कमरों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये लेफ्ट का ऊपर वाला कमरा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट का नीचे वाला कमरा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट का ऊपर वाला कमरा राइट एट्रियम, राइट का नीचे वाला कमरा राइट एट्रियम। ये 4 चेंबर है। ऊपर वाले चेंबर्स का साइज छोटा होता है, नीचे वाले चेंबर्स का साइज बड़ा होता है। ऊपर वाले चेंबर्स की जो वॉल्स है वो पतली होती है, नीचे वाले चेंबर्स की जो वॉल है वो मोटी होती है। ऊपर वाले चेंबर्स का काम है ब्लड को रिसीव करना, नीचे वाले चेंबर्स का काम है ब्लड को हार्ट से बाहर भेजना। तो अगर हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको रिसीव करते हैं एट्रियम, और अगर हार्ट से ब्लड बाहर जा रहा है तो उसको भेजते हैं हमारे वेंट्रिकल्स, राइट। ये देख लो। अब यहाँ पे फटाफट से इसकी फंक्शनिंग समझ लेते हैं बेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। अब हमारा हार्ट काम करता कैसे है बेटा, तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, सबसे पहले क्या होगा, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आएगी, जैसे हम ब्रीद इन करेंगे, ऑक्सीजन इनहेलेशन करने पे ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आएगी। लंग्स से ये ऑक्सीजन कहां पहुंचा दी जाएगी, ब्लड के अंदर पहुंचा दी जाएगी। अब हमारा ब्लड कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारा पल्मोनरी वेन क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन उठा के ले आती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन उठा के ले आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम के पास जैसे ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को हमारी जो मेन आर्टरी आयोटा है वो ले जाती है एंड हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचा जाती है। बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स उसकी ऑक्सीजन तो रख लेते हैं और बदले में क्या कर देते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं कि भाई ये ले जा, थैंक यू सो मच, तूने मेरे को ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑक्सीजन दे दी, अब एक काम कर, मेरे पास बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई है, वे इसको पकड़ और ले जा। तो वो क्या करते हैं भाई, बॉडी ऑर्गन में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कहाँ जाती है, वेना कैवा में। अब वेना कैवा के अंदर क्या है, ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कैवा क्या करती है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है किसके पास, राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम ये दे देता है राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल इसको उठा के दे देते हैं पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी दे देती है लंग्स को। लंग्स के पास जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है लंग्स में, ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एंड लंग्स क्या करते हैं, एक्सेल आउट कर देते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स, दिस इज हाउ आवर हार्ट वर्क्स, ठीक है। याद रखेंगे बेटा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं, सो दैट एक बार ब्लड नीचे आ गया तो दोबारा वापस ना जाए। तो वॉल्स जो है वो क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बचाते हैं।
ये बात क्लियर हुई। वॉल से याद आया बेटा, आर्टरीज एंड वेन्स में एक डिफरेंस ये है कि वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे बेटा, वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन, तो बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके हार्ट के अंदर क्या होता है, 2 बारी ब्लड जाता है। तो अगर उनके हार्ट के अंदर 2 बारी ब्लड जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिशेस हो गई, उनके हार्ट के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही बारी ब्लड जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। आ गई बात समझ में? चलो जी, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी याद रखेंगे बेटा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, ऐसे एनिमल्स की जिनकी बैकबोन होती है, तो उनमें क्या है बेटा, मेजर क्लासेस ये हैं। तो अगर हम बात करें फिशेस की अगर हम बात करें तो फिशेस का हार्ट जो है 2 चेम्बर्ड है, वो सिंगल सर्कुलेशन दिखाते हैं एंड वो अपना टेम्परेचर खुद का मेंटेन नहीं कर सकते, तो उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते उनको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस का हार्ट जो होता है वो कितना होता है, वो 3 चेम्बर्ड होता है, उनके हार्ट में सिर्फ 3 ही चेम्बर होते हैं, 3 ही कमरे होते हैं। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं और ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे एनिमल जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे रेप्टाइल्स, इनके हार्ट में भी क्या है भाई, सिर्फ 3 चेम्बर्स ही हैं। ये भी क्या है बेटा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं, यानी कि इनके हार्ट के अंदर, इन दोनों के हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार तो जाता है बट मिक्स हो जाता है, तो प्रॉपर वाला डबल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते। और ये भी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि भाई ये सभी ऑर्गेनिजम्स के साथ दिक्कत क्या है, अगर बाहर का टेम्परेचर बेटा बढ़ जाएगा तो इनकी बॉडी गर्म पड़ जाएगी, अगर इनका क्या होगा बेटा, बाहर का टेम्परेचर घट जाएगा तो इनकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स है। फिर आते हैं हम और बर्ड्स, ठीक है। हम मतलब मैमल्स, मैमल्स में बेटा हम ह्यूमन बींग्स आ गए, वेल आ गई, डॉल्फिन्स आ गई। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगता है पानी में होगा तो मछली होगी, नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, डॉग की, कैट की, काउ की, ठीक है, हॉर्स की, एलिफेंट की, जिराफ की, ठीक है। तो बेटा ये सब मैमल्स हैं। हमारे हार्ट में भी क्या होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं और अपना बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। बट हमारे अलावा और भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल हमसे मिलते जुलते हैं, जैसे कि एव्स मतलब बर्ड्स, इनके हार्ट में भी 4 चेम्बर होते हैं, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन शो करते हैं और ये भी हमारी तरह अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि भाई दिल्ली का टेम्परेचर भाई चाहे 2 डिग्री हो जाए बट मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 37 समथिंग जो डिग्री सेल्सियस होता है वो वही रहेगा, ठीक है। चाहे गर्मी पड़ जाए चाहे सर्दी पड़ जाए, अगर मेरी तबियत ठीक है तो वो मेंटेन रहेगा, राइट। चलो भाई, अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स के पास हमारी तरह ना ही उनके पास हार्ट है, ना ही ब्लड वेसल्स है, बट उनके पास भी क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम क्या है, वैस्कुलर बंडल से मिलकर बना है। वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि भाई प्लांट के अंदर नेटवर्क है जाइलम एंड फ्लोएम्स का। जाइलम फ्लोएम्स के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी प्लांट के अंदर, जो कि वाटर एंड मिनरल फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम क्या है, जाइलम एक तरीके का टिश्यू है जो कि क्या करता है, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। फ्लोएम क्या करता है भाई, फ्लोएम भी एक तरीके का टिश्यू है जो हमारे प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। अगर हम बात करें बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल की, वो हमेशा क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो प्लांट क्या करेंगे भाई, प्लांट क्या करेंगे, जाइलम की मदद से जो भी वाटर है उसको ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उसको हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। What they will do, they will always carry यहां से लेके ऊपर की तरफ, यहां से लेके ऊपर की तरफ, ठीक है, कभी भी नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, राइट। सो व्हाट जाइलम डू, वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ कैरी करके लेके जाते हैं। एंड व्हाट डज फ्लोएम डू, फ्लोएम क्या करता है भाई, जो भी खाना बना हुआ है लीफ के अंदर उसको नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ दोनों डायरेक्शन में ले जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे बेटा। जाइलम के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, वो अपवर्ड, एंड फ्लोएम के थ्रू डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। जाइलम को बेटा, जाइलम को क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जाना है वाटर एंड मिनरल्स को, तो उसको कोई फिजिकल फोर्स चाहिए जो उसकी मदद करे। यहाँ पे क्या होता है बेटा, याद रखेंगे, एक ट्रांसपिरेशनल पुल नाम का फोर्स काम करता है एंड रूट प्रेशर। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये दोनों एक तरीके के फोर्स है
जो कि हमारे जाइलम को मदद करते हैं इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एंड जब हमारा फ्लोएम क्या करता है, जब हमारा फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो कोई फिजिकल फोर्स काम नहीं आता, वहां पे केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी काम आता है, एंड वो एटीपी को यूटिलाइज करके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। यहाँ पे एटीपी यूज नहीं हो रही, यहाँ पे एटीपी यूज हो रही है। एंड जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज एसेंट ऑफ सैप, दिस इज ट्रांसलोकेशन। एसेंट ऑफ सैप मतलब पानी मिनरल्स का ऊपर जाना, एंड ट्रांसलोकेशन मतलब लीव से खाना निकल के ऊपर नीचे जहां भी जाता है, जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये वो हो गया। सो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और बेटा हमने अभी डिस्कस किया था ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, वैसे ही बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर एक और सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड चीजों को इधर से उधर कैरी करके लेके जाता है, वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब लिम्फ होता क्या है बेटा, ब्लड से ही कुछ पार्ट लीक होके थोड़ा लीक होके एक फ्लूइड बनता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, हमारी ब्लड कैपिलरीज में से जब थोड़ा प्लाज्मा लीक आउट होकर हमारे टिश्यूज के अराउंड हमारे इकट्ठा होने लगता है तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, इसीलिए क्या होता है बेटा, इसलिए वो कलरलेस होता है। इसके अंदर कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स, इसलिए इसका नाम लिम्फ पड़ा है। एंड ये हमारे फैट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, एंड ये दूसरी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। कमिंग टू द लास्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रीशन। तो बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि भाई एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफरेंस क्या है। तो भाई देखो, जब तुमने खाना खाया, जो खाना तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, तुम्हारी बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया, वो इजेशन है, ठीक है। मॉर्निंग बिजनेस इजेशन है। एक्सक्रीशन मतलब कुछ और होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ढेर सारे क्या हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। उन रिएक्शन के दौरान क्या होगा, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनेगा, वेस्ट सब्सटेंस बनेगा। रिएक्शंस में बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंस बनेगा, वो सब वेस्ट सब्सटेंस तुम्हारे सेल के अंदर है। सेल रखता नहीं है, सेल उसको धक्का मार के ब्लड में भेज देता है। अब ब्लड के अंदर वेस्ट इकट्ठा होता रहेगा, क्या करे भाई, दिक्कत तो जाएगी। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। तो उस वेस्ट को जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड उस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उस वेस्ट को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, जब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को जब अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, CO2, वाटर, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से इनको निकालती है, ठीक है। अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक छोटा सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करता है। वो सिंगल सेल है, डिफ्यूजन वगैरह करके बाहर निकाल देता है। बट अगर हम हमारी बात करें, हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व है ये प्रोसेस करने के लिए। एंड हमारी बॉडी के अंदर ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस किसकी मदद से होती है, किडनीज की मदद से होती है। किडनी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो होता क्या है बेटा, हमारे ब्लड को सबसे पहले किडनी के अंदर पहुंचाया जाता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने पे यूरिन बनता है। किडनी के बाद इस यूरिन को यूरेटर में भेज दिया जाता है इन दो ट्यूब्स के अंदर। ये दो ट्यूब्स इस यूरिन को ले आती हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारा यूरिन थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहता है। एंड जब हमको लगता है कि यार हमको तो उसको रिमूव करना है, अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, तो यूरेथ्रा इस छोटी सी ट्यूब की मदद से हम क्या करते हैं, यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम किडनीज की बात करें तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो हमारी बॉडी में किडनी होती है, ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बिल्कुल आगे नहीं रखी हुई है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ठीक है। किडनी क्या करती है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। ये हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस मेंटेन करती है, टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालती है, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करती है। हमारी किडनी के अंदर क्या है भाई, हमारी किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। हमारी हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है जो कि क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में मदद करते हैं। मतलब सिंपल मतलब ये हमारी जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी हम बोल सकते हैं, क्या है, नेफ्रॉन है। मतलब किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ये नेफ्रॉन्स रखे हुए हैं। अब ये नेफ्रॉन क्या करते हैं भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सा डायग्राम है, ठीक है, बड़ा मुश्किल सा डायग्राम है भाई। देखो इजी डायग्राम बना देते हैं। अब होता क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन का एक पार्ट ऐसा कप शेप का होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। एंड उसके पीछे इस तरीके की ट्यूब शेप होती है, पूंछ होती है ट्यूब जैसे शेप की, जिसको हम बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट। इसको हम बोलते हैं टिब्यूलर पार्ट या फिर टिब्यूल, इसको हम बोलते हैं टिब्यूल। एंड यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पे एक गुच्छा रखा होता है ब्लड वेसल्स का। अब जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है तो ग्लोमेरुलस, इस गुच्छे को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होके ब्लड यहाँ चला जाता है। अब जो भी गंदगी यहाँ पे इकट्ठी हुई
बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठी हुई ये आगे की तरफ मूव करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे बेटा ये जो ब्लड वेसल्स हैं, आसपास ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे। अब ये ब्लड वेसल्स कहती हैं कि भाई थोड़ा सामान वापस भेज दो हमको तुम्हें वेस्ट की तरह नहीं निकालना था। तो इसके अंदर बेटा जो भी वाटर होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वापस से ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कुछ चीजों को सेलेक्ट करके, ये जो निकला था वेस्ट की तरह, सेलेक्ट करके वापस बुला लिया गया। अब कुछ चीजें होती है बेटा इन ब्लड वेसल्स में से कुछ चीजें होती है दोबारा से इसके अंदर डाल दी जाती हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। एंड फाइनली बेटा ये करते 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 क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। यूरिन अपना रेडी है, यूरिन को यूरेटर में डालेंगे, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ग्लोमेरुलर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ब्लड को फिल्टर किया। ये बोमेंस कैप्सूल है, कप जैसा शेप, यहाँ पे इसको इकट्ठा किया, जो भी फिल्टर हुआ था फिल्ट्रेट को यहाँ इकट्ठा किया एंड आगे आगे भेजा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करके कुछ चीजों को वापस बुलाया, कुछ चीजें जो वेस्ट थी यहाँ से निकाल के डाला एंड यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया। सो दिस इज हाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते हैं। प्लांट एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। कोई चीज पुरानी हो गई है, बार्क लीव्स, प्लांट गिरा देते हैं। बहुत सारे सेल्यूलर वेस्ट बनते हैं जो प्लांट वैक्यूल के अंदर स्टोर रखते हैं। आपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्लांट्स में से निकलते हुए देखे होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स आपने निकलते हुए देखे होंगे बेटा। तो ये सब क्या है, वेस्ट है। प्लांट इनको ओल्ड जाइलम सेल्स में क्या करता है, स्टोर करता है। लेटेक्स है, रेजिन है, ठीक है। एंड ये सब प्लांट सॉइल के अंदर भी क्या कर देते हैं, डाल देते हैं जब उसको वेस्ट लगता है। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बहुत जल्दी रिवाइज किया है। अगर आपको लगता है स्पीड ज्यादा थी तो थोड़ा सा स्लो डाउन करके देख लेना, ठीक है। रिवीजन थी बेटा। आई होप आप जितना अच्छे से अपने चैप्टर को पढ़ते हो उतने अच्छे से रिवाइज भी करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।